हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी एवं गद्य और पद्य की लेखक एवं रचनाएं, है ना। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट आपका एक हो गया है, आज प्रैक्टिस 2 लेके आए हैं, है ना। आपका वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यूपी SSSC में जितने भी क्वेश्चन अब तक के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हम इसमें आपका सभी क्वेश्चन आपका कवर करेंगे। इससे पहले क्लास में आपका जो प्रैक्टिस 1 में हुआ है, आपका कुछ क्वेश्चन हो गया है, आज आपका प्रैक्टिस 2 है और जो बचा है आज इसमें कराएंगे, है ना। बस वीडियो पूरा देखिएगा। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, कहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। आपका ए ऑप्शन से रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन से डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन से हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन से आपका राम विलास शर्मा। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर हो गया, क्योंकि हिंदी साहित्य की जो भूमिका नामक पुस्तक के लेखक ही हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ओके, क्लियर हो गया। बस अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है। मतलब आपका ये क्वेश्चन है, महाप्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है, मतलब महाप्रसाद द्विवेदी कब जन्म हुए और उनकी मृत्यु कब हुई, ये आपका पूछा गया है। आपका ए ऑप्शन से सन 1864 से 1938 और बी ऑप्शन से 1862 से 1935, सी ऑप्शन से 1875 से 1947 और डी ऑप्शन से 1854 से 1925, है ना। आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आपका ऑप्शन ए है 1864 से 1938। क्लियर हो गया। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था, किस ज़िले में हुआ था, ना किस शहर में हुआ था, इनके बारे में जान लेते हैं। तो जान लीजिए, महावीर प्रसाद जो द्विवेदी का जन्म है ना 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम सभा में हुआ था, है ना। रायबरेली, ओके, ओके, रायबरेली के दौलतपुर गांव में, है ना। दौलतपुर आप लोग जान लीजिए, कहीं भी पूछ लेगा, है ना। दौलतपुर ग्राम में हुआ था। क्लियर हो गया। अब अगर इनकी जो मृत्यु है 1938 में हुई थी और कहाँ हुई थी, रायबरेली में ही हुई थी, है ना। हिंदी गद्य में एक रूपता लाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, है ना। इन्होंने लेखकों का ध्यान और हिंदी प्रचार प्रसार में परिमार्जन करते हुए अभावों को दूर करने के उत्कृष्ट सुधार किया, है ना। और द्विवेदी काल को, ये भी आप क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लेता है कि द्विवेदी काल को और किस नाम से जाना जाता है, यानी और किस काल के नाम से जाना जाता है, आपका ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपका द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल से जाना जाता है, इतना आप याद कर लीजिए, है ना। जागरण सुधार काल, ओके। हिंदी मतलब महावीर द्विवेदी का जो काल को ही जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। एकदम क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कहा है कि मर्यादा और टुडे के संपादक थे। मर्यादा और टुडे के संपादक थे। आपका ए ऑप्शन से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बी ऑप्शन से हरिशंकर परसाई, सी ऑप्शन से जैनेन्द्र कुमार और आपका डी ऑप्शन से डॉक्टर संपूर्णानंद। क्लियर। तो आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद। क्लियर हो गया।
अब डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में जान लेते हैं, ये है कौन, है ना, कैसे ये मतलब ये संपादक मर्यादा और टुडे के संपादक थे, कैसे किए। अब मर्यादा पत्रिका का संपादन 1910 में इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद में हुआ था। अब इलाहाबाद प्रेजेंट यानी वर्तमान में उसे प्रयागराज नाम से जाना जाता है ना, प्रयागराज, प्रयागराज, क्लियर हो गया। इलाहाबाद को प्रेजेंट यानी वर्तमान में प्रयागराज नाम से जाना जाता है। और यह जो इस पत्रिका का जब आपका संपादन हुआ था, ये 1910 में हुआ था, ये भी आप याद कर लीजिए। और कब, यानी नवंबर में, नवंबर 1910 में आपका संपादन हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इतना क्लियर हो गया। और इसके संपादन में हुआ था, आप जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, आप लोग नाम सुने होंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र जो है कृष्णकांत मालवीय थे। ओके। और पत्रिका को नया स्वरूप बाबू संपूर्णानंद ने प्रदान किया था, है ना, बाबू संपूर्णानंद ने प्रदान किया था। इस पत्रिका में राजनीतिक लेख छपते थे, राजनीतिक, क्लियर हो गया ना, राजनीतिक। अब राजनीतिक लेख छपते थे। अब कहा है कि अंग्रेजी, है ना, और दैनिक पत्रिकाओं का संपादन किया गया था, यानी मर्यादा एवं टुडे नामक अंग्रेजी जो है दैनिक पत्रिकाओं का संपादन किया था, क्लियर हो गया। और 1921 में ज्ञान मंडल प्रकाशन, 1921, क्लियर हो गया, 1921 ईस्वी में ज्ञान मंडल प्रकाशन काशी ने मलिक, है ना, मासिक पत्रिका मर्यादा का अधिग्रहण किया। इतना क्लियर हो गया। और अंग्रेजी दैनिक टुडे का भी संपादन डॉक्टर संपूर्णानंद भी किया था, यानी इन्हें डॉक्टर संपूर्णानंद ने ही किया था। इतना क्लियर हो गया। आप कब छपा था और कहाँ छपा था, किसने छपवाया था, ये आपका इतना क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कहा है कि पद्मिनी, है ना, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं, है ना, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं। आपका ऑप्शन ए है नक्षत्र, बी ऑप्शन से नायिकाएँ, सी ऑप्शन से राशियाँ और डी ऑप्शन से कलाएँ। हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, नायिकाएँ, है ना, ऑप्शन से बी के साथ जाएंगे, नायिकाएँ। अब आप लोग सोच रहे हैं नायिकाएँ क्या है, तो ये नाम जो है यानी किसने दिया था, है ना, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कवि केशवदास, इसके पहले इनके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। कवि केशवदास, है ना, केशवदास, कवि केशवदास के नायिकाओं के 4 प्रकार का वर्णन किया गया है। इनके 4 प्रकार का मतलब नायिकाओं का वर्णन किया गया है, जिनका नाम पद्मिनी है, चित्रिणी है, शंखिनी तथा हस्तिनी है। एकदम क्लियर हो गया। अब केशवदास, ये आप जान लीजिए, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी ये केशवदास ने ही किया है। ओके, क्लियर। अब आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। कहा है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। आपका ऑप्शन ए है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद, सी ऑप्शन है किशोरी दास वाजपेयी और डी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, अयोध्या सिंह हरिहौद, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी रचना है और यह उपन्यास है ना, रचना की उपन्यास भी है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर होगा। हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कहा है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी
वर्मा को किस पुस्तक ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस ए है नीरजा, बी ऑप्शन है निहार, है ना, सी ऑप्शन है रश्मि और डी ऑप्शन है यामा, है ना। तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, यामा। यामा, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, यामा। अब यामा यानी जो महादेवी वर्मा की और भी रचना जान लेते हैं कि कौन कौन सी रचना इसने किया था। तो महादेवी वर्मा को यामा काव्य संकलन के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है या सर्वोच्च मतलब आपका भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उनकी अन्य रचना है नीरजा, है ना, नीरजा, रश्मि, निहार, स्मृत की रेखाएं आदि। मतलब ये इनकी सभी रचनाएं हैं, ध्यान से समझना। लेकिन कहा है किस रचना पे दिया गया है, तो आपका डी ऑप्शन यानी यामा पर ही दिया गया है। और नीरजा, निहार, रश्मि ये सब भी इनकी रचना है, लेकिन दिया गया था यामा पर ही दिया गया था। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया ना। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन और होगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ना, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है ये क्या होता है? तो इसमें जो है 11 लाख रुपए, है ना, दिया जाता है और जो मतलब इसे सम्मानित किया जाता है ना, इसे ओके। इसमें जो आपकी जो राशि होती है वो 11 लाख रुपए होता है। ये भी आप याद कर लीजिए, कहीं कहीं पूछ लेगा कि ज्ञान पुरुष सम्मान का जो मतलब राशि होती है यानी जो धन राशि होती है कितने का होता है, तो 11 लाख रुपए होता है। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। कहा है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, है ना, बी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और डी आपका ऑप्शन है नागार्जुन। तो हम ऑप्शन से सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप लोग जान लीजिए, जैसे वो साकेत जो है महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। और इनकी अन्य रचना भी जान लेते हैं, इनकी और कौन कौन सी रचना है। जैसे आपका यशोधरा, जयद्रथ वध, है ना, रंग में भंग, भारती, पंचवटी आदि। यानी जो पंचवटी है ये बहुत बार पूछा है, पंचवटी आपको बहुत बार पूछा कि पंचवटी किसकी रचनाएं हैं, तो मैथिली शरण गुप्त की है ना। यशोधरा भी है, यशोधरा, लेकिन ये पंचवटी आप याद कर लीजिए, पंचवटी बहुत पूछा गया है। इनकी अन्य रचना यही है यशोधरा, जयद्रथ है, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारती, पंचवटी। अब थोड़ा जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद की रचना है जैसे कामायनी, आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। उर्वशी, है ना, उर्वशी, आंसू, आंसू भी कई बार पूछ चुका है कि आंसू किसकी रचना है, आंसू किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है ना। और झरना, लहर आदि। ओके, क्लियर? कामायनी, उर्वशी, आंसू, है ना, झरना, लहर आदि इनकी यानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब एक बी ऑप्शन यानी आपका आता है सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत की कौन कौन सी रचना है ना, चितंबरा, है ना, पल्लव, उत्तरा, लोकायतन, है ना, युगवाणी, ग्राम्य आदि। अब आपको एक क्वेश्चन आपको मिला होगा अगले में, कहा चितंबरा किसकी रचना है, चितंबरा किसकी रचना, चितंबरा पूछ लिया था, है ना, चितंबरा किसकी रचना है ना। ये आपका मैथिली सुमित्रा नंदन पंत का है। अब नागार्जुन कौन है, नागार्जुन की रचना भी जान लेते हैं। नागार्जुन की रचना जो है आपका अकाल और उसके बाद युगधारा, है ना, भस्मांकुर, ये आपका अकाल और उसके धारा, युगधारा, है ना, युगधारा,
ओके, क्लियर हो गया। ये नागार्जुन की है, तो हम ऑप्शन सी की ये जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही है। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा है कि द्विवेदी युगीन रचना, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं, जय भारत के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन से मैथिली शरण गुप्त, बी ऑप्शन से महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन से बाल मुकुंद गुप्त और डी ऑप्शन से श्रीधर पाठक, है ना। आपका डी ऑप्शन श्रीधर पाठक। तो हम ऑप्शन किससे जाएंगे बताइए, आप लोग जल्द से बताइए कमेंट करके। ऑप्शंस हम ए के साथ जाएंगे, ऑप्शंस ए के साथ जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, आपका ऑप्शंस ए के साथ जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, है ना। द्विवेदी युगीन की रचना जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इसके पहले आपको अभी बता दिए थे मैथिली शरण को जो गुप्त हैं यानी जो रचनाएं हैं भारत भारती है, जय भारत, ये सब बताए थे ना। तो आपका हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, क्लियर हो गया। और इनकी अन्य रचना है, इसके पहले भी बता चुके हैं, पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती आदि, क्लियर हो गया। बार बार कह रहे हैं जितना हम एक्स्ट्रा कोई बता रहे हैं इनकी रचनाएं आप लोग नोट करते रहिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो, है ना। आपकी वही आपका बार बार ये जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी यूपी ट्रिपल एससी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हल करवा रहे हैं, है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। आप लोग बस आप अच्छे से आप प्रैक्टिस मतलब आप ये टेस्ट दीजिए, है ना। ओके, क्लियर हो गया। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। कबीर ने समाज सुधार के लिए के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कबीर ने ये जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना मतलब आप लोग जानते हैं ये नास्तिक थे, है ना। ये नास्तिक ये मूर्ति पूजा या मंदिर में जो मतलब मूर्ति पूजा होती है या मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ते हैं, ये लोग सभी का ये विरोध करते थे कबीर, इसीलिए मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, है ना। ये सही है, ये उपदेश दिया गया है। जाति प्रथा का खंडन, ये जो जातिवाद लोग करते थे, जात में ये वो जात है, इनका भी खंडन किया। और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, यानी जो हिंदू मुस्लिम करते थे इनका भी उल्लंघन किए थे। इसीलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। वो हमेशा पुरुष और स्त्री को समानता दिया करते थे, है ना। पुरुष और स्त्री की समानता दिए थे, इसका उपदेश नहीं दिए थे कि पुरुष और स्त्री को समानता नहीं देना चाहिए, ये हमेशा समानता में रखे थे। इसीलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। इनका उपदेश वो नहीं दिए थे कबीर। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब अगला आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। कहा है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। ऑप्शंस ए है वक्रोक्ति, बी ऑप्शन से अन्योक्ति, सी ऑप्शन से समासोक्ति, है ना, और डी ऑप्शन से रूपक काव्य, है ना। आपका डी ऑप्शन है रूपक काव्य, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे समासोक्ति। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे समासोक्ति। क्लियर हो गया। अब ये बताइए जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल, ओके, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा समासोक्ति है। ओके, लौकिक तथा समासोक्ति है जो पद्मावत का प्रेम था। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। कहा है कि हिंदी अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। ओके, तो हम ऑप्शन ए आपका है प्रालिष्ट योगात्मक,
बी ऑप्शन से अयोगात्मक, सी ऑप्शन से श्लिष्ट योगात्मक और डी ऑप्शन से अश्लिष्ट योगात्मक। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। श्लिष्ट है यानी श्लिष्ट है, सॉरी यहाँ छोटी की मात्रा लगेगा इस पे, है ना, इस पे आपका छोटी की मात्रा लगेगा। श्लिष्ट योगात्मक यानी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, श्लिष्ट योगात्मक। अब आप लोग जान लीजिए श्लिष्ट योगात्मक है क्या। यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ था। आप लोग इसके पहले वाले प्रैक्टिस में अपभ्रंश बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। है ना, अपभ्रंश, ओके, अपभ्रंश, देखो अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय वर्ष का जो भाषाओं का विकास जो हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है। 10वीं शताब्दी तक आते आते, है ना, 10वीं शताब्दी तक आते आते आधुनिक आर्य भाषाओं ने अपने को अपभ्रंशों से अलग कर लिया। हिंदी इन आधुनिक आर्य भाषाओं में एक प्रमुख भाषा है। वह सौर सेनी अर्धगामागधी अपभ्रंशों से निकाली गई बोलियां हैं। और 20वीं शताब्दी, है ना, 20वीं शताब्दी, है ना, अब यहाँ का 20वीं जो शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, ओके, 20वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते प्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई और यह आकृत मूलक वर्गीकरण के अनुसार कहा जाता है। आज की हिंदी बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। आज की जो हिंदी है वह बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक परिभाषा है। इसीलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी सही है। ओके, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। कहा है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन। और बी ऑप्शन है रंगभूमि, सी ऑप्शन है मंगलसूत्र और डी ऑप्शन है सेवा सदन, है ना। तो आप बताइए कौन सा क्वेश्चन अब कौन सा ऑप्शन सही है, तुरंत आप कमेंट करिए कौन सा है ना, कमेंट करिए तुरंत। हाँ, एकदम सही, आपका ऑप्शन आपका सी है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र है। ओके, क्लियर हो गया। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। कहा है गोदान के रचयिता हैं। देखो पूछ लिया, गोदान के रचयिता, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गोदान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन से यशपाल, सी ऑप्शन से मुंशी प्रेमचंद और डी ऑप्शन से केशवदास। तुरंत आप कमेंट करिए। हाँ, एकदम सही। क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। आप लोग को बता चुके हैं गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद है और इनकी प्रमुख उपन्यास हैं गबन, सेवा सदन, है ना, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प आदि, है ना। इनकी जो उपन्यास का नाम है वह गबन है, गबन, है ना। आपका है सेवा सदन, है ना। रंगभूमि, है ना, सॉरी रंगभूमि, कर्मभूमि, है ना, कर्मभूमि, कायाकल्प, है ना, कायाकल्प आदि। और इनकी जो रचना यानी जो कहानियाँ हैं वो इनकी जो कहानियाँ हैं वह ईदगाह है ना। कहानियाँ जो है ईदगाह और आपका कफन, बड़े घर की बेटी, पूस की रात आदि इनकी जो कहानियाँ हैं, है ना। कहानियाँ आप लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ईदगाह, इनकी जो कहानियाँ ईदगाह है, कफन है ना, बड़े घर की बेटी है, पूस की रात है आदि। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन से रविंद्रनाथ ठाकुर, आपका सी ऑप्शन से मदन मोहन मालवीय, आपका डी ऑप्शन से राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय आपका डी ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, राजा राम मोहन राय हैं
के मतलब है जो सुधार है नाम का किसने सुझाया, तो राजा राम मोहन राय। हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं। देश में राष्ट्रभाषा के प्रति जागृत सर्वप्रथम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई थी। सबसे पहले ईश्वर चंद्र है ना विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप नोट कर लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने, इन दोनों ने मिलकर है ना हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। और फिर केशव चंद्र सेन अपने समाचार पत्र में लिखा, हिंदी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है। अतः स्पष्ट है ना कि आप विकल्प डी के साथ जाएंगे, राजा राम मोहन राय। और ये बताइए, आपको ये भी पूछ लेता है कि जो राष्ट्रभाषा यानी हिंदी को मतलब किसने सबसे पहले आपका अपनाने की बात कही थी, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और समाचार पत्र में सबसे पहले किसने लिखा, तो केशव चंद्र ने लिखा था। ये भी आप याद कर लीजिए, केशव चंद्र ने सबसे पहले समाचार पत्र में लिखा था। ओके, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। कौन सा नाटक जो है बांग्ला भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए है नई चाल में ढली, ऑप्शन ए है नई चाल में ढली। बी ऑप्शन है आपका कवि वचन सुधा, है ना, और आपका सी ऑप्शन से विद्या सुंदर, और आपका डी ऑप्शन से चंद्रावली। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, आपका विद्या सुंदर है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, तो विद्या सुंदर। क्लियर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय महापद की यानी महाकवि राय की मतलब पदवी दिया था। ओके, तो ये बताइए, हम ऑप्शन आपका दिया गया है बनारसी दास को, बी ऑप्शन से सुंदर, और सी ऑप्शन से सेनापति, और आपका डी ऑप्शन से कादिर, है ना। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, सुंदर। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, सुंदर। अब सुंदर के बारे में जान लेते हैं, सुंदर कौन थे, है ना, कहाँ के थे। तो सुंदर जो है ग्वालियर के ब्राह्मण थे। ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें शाहजहां ने पहले कविराय की और फिर बाद में महाकवि राय की पदवी दे दी थी। इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक नायिका वेद का एक ग्रंथ भी लिखा है। किसका? सुंदर श्रृंगार, है ना, सुंदर और श्रृंगार नामक नायिका वेद का एक ग्रंथ भी लिखा था। इतना क्लियर हो गया। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे, शाहजहां के दरबार में ये कविता सुनाया करते थे। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए है रहीम दास, बी ऑप्शन से मलिक मोहम्मद जायसी, सी ऑप्शन से कबीर दास, और आपका डी ऑप्शन से तुलसीदास। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, कबीर दास। ओके, कबीर दास। आप लोग को बता चुके हैं कबीर मतलब ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि आपके कबीर दास हैं। अब इनके बारे में कुछ कबीर दास के बारे में जान लेते हैं। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना, कबीर दास के बारे में।
अब फिर एक क्वेश्चन आ गया, तो चलो जान लेते हैं एक बार दोबारा कि ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे, यानी कबीरदास जो निर्गुणवादी कवि मतलब थे, ये नास्तिक थे, है ना। अब वे गुरु का बहुत ही सम्मान करते थे और जाति पात के भेदों को नहीं मानते थे। इसके पहले जात पात में पूछा गया था क्वेश्चन। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं, कौन कौन से हैं? वो है कबीरदास हैं, है ना, नानक है, नानक के बारे में आप लोग जानते होंगे, नानक, कबीरदास, है ना, रैदास भी जानते हैं, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मलूकदास, इतने इनके प्रमुख जो कवि हैं इस शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के इतने कवि हैं, है ना। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। कहा है कि जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। ऑप्शन ए है चंद्रवरदाई, बी ऑप्शन से भट्ट केदार, और सी ऑप्शन से बलदेव चंद्र, और डी आपका ऑप्शन से भगवान सिंह, है ना, भगवान सिंह। तो तुरंत आप बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तुरंत आप कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत कमेंट करिए, है ना। हाँ, एकदम सही, एकदम सही, आपका बी ऑप्शन सही है, भट्ट केदार, एकदम सही, है ना, भट्ट केदार। अब भट्ट केदार के बारे में जान लेते हैं। भट्ट केदार जो हैं ये जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं, ये तो पूछा गया है। और चंद्रवरदाई के बारे में जानिए, यानी चंद्रवरदाई जो है ये कितने के, ये पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो चंद्रवरदाई, है ना। आपका ये जितना भी क्वेश्चन कवर किया जा रहा है सब यूपी SSSC में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, चाहे आपका सुपर टेट हो, है ना, SSC GD हो, है ना, आपका टेट हो, ये बहुत पूछा जाता है। लेखक और रचना बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए आप एकदम क्लियर पढ़ते चलिए ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। कहा उर्वशी विकास, है ना, सॉरी, आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? ऑप्शन एक है आपका जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन से मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन से रामधारी सिंह दिनकर, आपका डी ऑप्शन से महादेवी वर्मा, है ना, आपका डी ऑप्शन से महादेवी वर्मा। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। और इनके अन्य कविता कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं, है ना। रस्म रथी है इनके, अस्म और है रस्म रथी, है ना, रस्म रथी, ओके, रस्म रथी, आपका हुंकार, कुरुक्षेत्र, है ना, परशुराम की प्रतिज्ञा और रेणुका। अब आप लोग ये जान लीजिए, रेणुका जो है बहुत बार पूछा गया है, रेणुका आप लोग याद कर लीजिए। रेणुका जो है पूछा जाता कि कविता रेणुका किसकी कविता है, तो आपका रामधारी सिंह दिनकर के। इनकी जो सभी जो है कविताएं बहुत ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। रस्म रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और रेणुका। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलता है। अगर आपको अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, एकदम जमकर लाइक और शेयर कर दीजिए। अब चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है। कहा मैथिली शरण गुप्त का संबंध, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? कहा है, क्वेश्चन पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? आपका ऑप्शन से ए है छायावादी युग, बी ऑप्शन से शुक्ल युग, सी ऑप्शन से छायावदत्तर युग, और डी ऑप्शन से द्विवेदी युग, है ना। हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, द्विवेदी युग, है ना, द्विवेदी युग। अब चलो इनके बारे में जान लेते हैं। द्विवेदी युग यानी मैथिली शरण जो गुप्त है
द्विवेदी युग के मतलब आपके कवि हैं, है ना। और लेकिन द्विवेदी युग के कवि जो हैं इस युग के संबंधित और अन्य कवि भी हैं, यानी मैथिली शरण गुप्त तो हैं द्विवेदी युग के। और कौन कौन से कवि हैं ये भी पूछ लेगा कि मान लीजिए और किसी कवि को पूछ ले कि द्विवेदी युग के कौन से और कवि हैं, तो आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए, आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहौद, है ना, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, है ना, ये आपके जो है द्विवेदी युग के, है ना, आपके कवि हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। कहा है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। देखो पूछ लिया, इसके पहले आपको बता चुके हैं भाई, बार बार बता चुके हैं कि आपका जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, मैथिली महादेवी, बस सबके बारे में सबकी रचना मतलब लिखा दिए थे, आपको बता दिए हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं, आप नोट करते ही चलिए, है ना। अब पूछ लिया, ये बोल रहे हैं कि यूपीएससी का सभी क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, ये बार बार पूछा जाता है। तो देखो जयद्रथ वध किसकी रचना है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, आपका डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इनकी मतलब जयद्रथ जो वध है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इनकी अन्य जो रचना है फिर हम एक बार नोट करवा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। इनकी अन्य जो रचना है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, है ना, झंकार, जय भारत, है ना, और भारत भारती, ये सब है इनकी रचना। ओके, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। अब बताओ, नागार्जुन की नहीं है, इसके पहले नागार्जुन के बारे में जितनी भी रचनाएं थे सब आपको बता दिए थे। अब कहा इसमें नहीं है। ऑप्शन ए है रत्नाथ की चाची, है ना, बी ऑप्शन से बाबा बटेश्वर नाथ, सी ऑप्शन से इमरतिया, और आपका डी ऑप्शन से दादा कामरेड। तो हम ऑप्शन से डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन से डी के साथ जाएंगे, दादा कामरेड। अब दादा कामरेड नागार्जुन की मतलब जो है आपकी रचना नहीं है ना। अब आप लोग के मन में ये होगा कि अगर दादा कामरेड नागार्जुन की मतलब रचना नहीं है तब किसकी है। तो आप लोग जान लीजिए, आप बता देना, यशपाल की है, यशपाल। आप लोग नोट कर लीजिए, दादा कामरेड यशपाल की रचना है। और रत्नाथ की चाची, बाबा बटेशनाथ और इमरतिया, ये सब नागार्जुन की रचना है। ये तीनों नागार्जुन की रचना है। ओके, ये तीनों, और दादा कामरेड यशपाल की रचना है। ओके, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 कहा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं। ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। तो हम ऑप्शन से बी के साथ जाएंगे, हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग संग्रह है। क्लियर हो गया। अब इनकी अन्य जो है अदर यानी और जो व्यंग संग्रह है उसके बारे में भी जान लेते हैं। आप नोट कर लीजिए, हरिशंकर परसाई की जो व्यंगकार है यानी व्यंग संग्रह ठिठुरता हुआ तो गणतंत्र तो है, और क्या है, कौन कौन सी है, और कौन कौन सी है वो भी नोट कर लीजिए। वैष्णों की फिसलन, है ना, विकलांग श्रद्धा का दौर। ओके, विकलांग श्रद्धा की दौर। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। कहा है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। ध्यान से समझना, ये ने जो है देखिए आपका कामा के अंदर है ना,
दोनों कामा के अंदर है, तो आप क्वेश्चन को समझिए कहना क्या चाहता है। ने परसक लगाया जाता है, अगर मिला देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए किस बोली में ने परसक लगाया जाता है? ऑप्शन से ए है अवधि, बी ऑप्शन से ब्रजभाषा, सी ऑप्शन से खड़ी बोली और डी ऑप्शन से राजस्थानी। तो आप ऑप्शंस किससे जाएंगे? ऑप्शंस हम सी के साथ जाएंगे, खड़ी बोली, है ना। खड़ी बोली जो है यह पश्चिमी की बोलियों में कर्ता कारक के लिए, है ना, कर्ता कारक के लिए ने परसक स्पष्टता दिखाई पड़ता है। बाकी की पश्चिमी बोलियों में ने परसर्ग अन्य रूपों में पाया जाता है, जैसे ने परसर्ग पूर्व में अवधि और भोजपुरी में एकदम अनुपस्थिति ही रहता है, यानी उपस्थित ही नहीं रहता, अनुपस्थित रहता है भोजपुरी में ने आता ही नहीं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 कहा है साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, या उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए है कहा रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन महावीर प्रसाद और आपका डी ऑप्शन है नगेंद्र। तो बताओ कौन सा सही है, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तुरंत बताइए। हाँ, एकदम सही, ऑप्शन से ए के साथ जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल जो है साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है ना, चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण के रूप में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। क्लियर हो गया एकदम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहा है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये बार बार पूछा जाता है ना। ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास जी की, बी ऑप्शन से सूरदास जी की, है ना, सी ऑप्शन से मीराबाई और आपका डी ऑप्शन से संत तुकाराम। तो बताइए रामचरितमानस किसकी रचना है? आप लोग जब सभी लोग इसको जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास की। हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहा है, क्वेश्चन आपका 27 है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ऑप्शन ए है छायावतोत्तर युग, बी ऑप्शन से भारतेंदु युग, सी ऑप्शन से छायावाद युग, ऑप्शन से डी है द्विवेदी युग। बताइए इसके पहले ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है। इसके पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया था। और इसके वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था वो यूपी SSSC जो वो पूछा गया था, वो चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, है ना, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। मर्यादा और टुडे पूछा नहीं गया था। तो बताइए तुरंत बताइए। हाँ एकदम सही। हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, द्विवेदी युग। अब आप लोग जानते हैं मर्यादा पत्रिका पहला अंक जो है 1910 में हुआ था, है ना। मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकांत मालवीय द्वारा संपादित किया गया था। कहाँ किया गया था? प्रयागराज, जो इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद एवं प्रयागराज प्रेजेंट उसका वर्तमान नाम है ना। ओके, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहा है कि 28 सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आप देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके पहले अभी एक क्वेश्चन आया है, फिर एक क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन आपका यूपी SSSC में कनिष्ठ सहायक परीक्षा में 2016 में पूछा गया था। यह 2016 में पूछा गया था, है ना। तो चलो देखते हैं। ऑप्शन ए है स्वर्णधूल, है ना,
स्वर्णधूलि, और बी ऑप्शन से लोकायतन, और सी ऑप्शन से युगवाणी, और डी ऑप्शन से चिदम्बरा सॉरी आपका है चिदम्बरा। तो हम ऑप्शन से डी के साथ ही जाएंगे, ये आपका डी के साथ ही जाएंगे चिदम्बरा। इसके पहले हमने आपको बता दिया था सुमित्रा नंदन पंत को जो है कृति ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चिदम्बरा पे मिला था, है ना। और यामा में उसको पूछा गया था, ये महादेवी वर्मा जो था, है ना। तो इसीलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन कौन पाए हैं सबके बारे में आप जानकारी रखे रहिए। ओके, चलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बताइए, आपके मन में ये होगा जो सुमित्रा नंदन पंत अपनी कृति है ना चिदम्बरा के लिए पाए थे, कब पाए थे? ये भी क्वेश्चन अगर सन पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। 1968 में मिला था, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 में मिला था, है ना। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंत जी पहले व्यक्ति थे। अब पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसने मतलब प्राप्त किया था हिंदी भाषा में, तो आप लोग बता देना पंत जी ने, है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी ने, है ना, पंत जी ने। ओके, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कहा है कि निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी ऑप्शन से मुक्तिबोध, सी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, और आपका डी ऑप्शन से त्रिलोचन शास्त्री, है ना। ऑप्शन से डी है त्रिलोचन शास्त्री। तो बताइए, हम ऑप्शन से सी के साथ ही जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत ही हैं, है ना। और इनके रचनाकार हैं, और इस काल के जो और अन्य कवि हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। यानी छायावादी के और कौन कौन सी कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये बात बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी निराला भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, तो इसीलिए हम निराला लिख दे रहे हैं, निराला हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद आप लोग बार बार ये नाम सुन रहे हैं, जयशंकर, है ना, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ओके, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहा है कि निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन से ए है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन से प्रेमचंद, सी ऑप्शन से यशपाल, और डी ऑप्शन से भीष्म साहनी, है ना, भीष्म साहनी। तो आप लोग जानते हैं निर्मला उपन्यास के लेखक जो हैं वो प्रेमचंद ही हैं। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, प्रेमचंद। इसके बारे में बार बार बता चुके हैं कि मतलब प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं या उपन्यास है, कहानी, ये बार बार पूछा जाता है ना। अब इनके अन्य जो मतलब उपन्यास है उसके बारे में भी जान लेते हैं, है ना। प्रेमचंद के बारे में और जान लेते हैं, जैसे गोदान है ना, गोदान बार बार पूछा जाता है, गोदान, गबन, है ना, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि। रंगभूमि, कर्मभूमि इनकी मतलब प्रेमचंद की दोनों रचना उपन्यास इन्हीं का है ना, रंगभूमि और कर्मभूमि। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए जयशंकर प्रसाद भी हैं। अब जयशंकर प्रसाद के बारे में भी जान लेते हैं, जो उनकी लिखित जो है उपन्यास है कौन कौन सी है। तो कंकाल है, कंकाल आप लोग जानते हैं, कंकाल, कंकाल, है ना, यशपाल, और कंकाल जो है, और यशपाल के बारे में भी जान लेते हैं। यशपाल किसके बारे में मतलब क्या इनकी कौन सी उपन्यास है? तो यशपाल द्वारा लिखित दिव्या और है ना, दिव्या, है ना। ओके, और भीष्म के बारे में इनके जो उपन्यास है दिव्या, ओके, दिव्या आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, दिव्या। और भीष्म साहनी की जो है लेकिन वो है ना तमस, तमस, तमस। क्लियर हो गया,
क्लियर हो गया। तो बस आज इतना ही। अगर आपको यह प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको 30 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितना क्वेश्चन आया, ज़रूर बताइएगा। मैं ईमानदारी से, आप अभी प्रैक्टिस जो दे रहे हैं घर पे, आप कितना भी प्रैक्टिस मतलब करिए, आपकी ईमानदारी से करिएगा। तो चलो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ओके, कितना क्वेश्चन सही हुआ है ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस लेके कुछ नए तरीके से। थैंक यू सो मच।